एक्स डिप्लोमेट। सबसे पहले सिवाज सर, मैं आपके पास आऊंगा। अभी तक ये दोनों मुल्क और राष्ट्र मिलकर ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद आखिरकार नेतन्याहू ने ट्रंप को हमले से मना क्यों कर दिया? क्या इजराइल को यह लग रहा था ही इज नॉट प्रिपेयर, और अमेरिका भी डर रहा था कि एस्केलेशन अगर ज्यादा हो गया तो लेने के देने ना पड़ जाए? सर, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, देखो तीन चार चीजें हैं जिसके कारण इजराइल ने बताया अमेरिका को कि इस समय जो है हमला करने का ईरान पे ठीक नहीं है। राइट सर। उसकी एक तो वजह यही है कि इजराइल के ऊपर पलटवार होता और उसका जो आयरन डोम सिस्टम था वो हर एक मिसाइल को रोक नहीं पाएगा, स्पेशली जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो अल फतह बना दी है ईरान ने। राइट सर। ईरान के पास बहुत बड़ा जेवड़ा है मिसाइल का। राइट तो सर। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये, दूसरा कि अगर इजराइल को की कमी पूरे करने के लिए उसको टाइम चाहिए। अभी बाकी जो हैं अमेरिका की बेसिस, वो 8 के करीब बेसिस हैं। वो कतार में भी है, ओमान में भी है, बहरान में भी है, यूएई में, सऊदी अरेबिया में है, जॉर्डन में। राइट सर। अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पे तो ईरान पलटवार करेगा, इन को टारगेट करेगा जहां पर बेसिस है। और अभी उनको नुकसान हो सकता था कि इन देश भी इन्वॉल्व हो जाते लड़ाई में, और ज्यादातर उन देशों ने लड़ाई में आने का मना किया है और उन्होंने कहा हमारी एयर स्पेस अमेरिका राइट इस्तेमाल सर। नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर वो उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो राइट सर। फिर जब तक उसका 7th फ्लीट, सर जो प्लीज स्टे कि विथ एक मी। प्रकार सर, इब्राहिम लिंकन, राइट नहीं सर। मैं सर एक प्लीज बस स्टे विद मी, आई हैव टू टेक इब्राहिम अ रिएक्शन फ्रॉम एम्बेसडर गौरी शंकर आल्सो। एम्बेसडर साहब, जो सर सिवाज सर बता रहे हैं कि एक प्रिपरेशन बहुत मुकम्मल जरूरी है जंग में जाने के लिए, लेकिन जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है वहां भी वीक दिखाई दिया। इजराइल भी, अमेरिका भी, पहले आप कहते कि हम हमला करेंगे और वहां पर हम ईरान को तबाह कर देंगे, फिर अचानक से व्हाइट हाउस में एक मीटिंग होती है, फिर आप अपना नैरेटिव चेंज कर देते हैं। क्या अमेरिका इजराइल डरे हुए हैं ईरान से एस्केलेशन के बाद कहीं न्यूक्लियर वेपन अटैक ईरान ना कर दे? सर नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, इसके हाँ। मैं मानता हूं कि इसके तीन प्रमुख कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि ईरान में कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप दिखाई नहीं दी। राइट सर। ये लग रहा था ट्रम्प को कि वहां पे केओटिक सिचुएशन और सिविल वार नहीं हो जाए, क्योंकि कोई भी ऑल्टरनेटिव लीडरशिप वहां दिखाई नहीं दे रही है। राइट सर। और मेरे कुछ जानकार हैं जो ईरान में कई बार विजिट कर चुके हैं, राइट सर। उनका मानना यह है कि रूरल एरियाज में अभी भी खamenei का काफी प्रभाव है, क्योंकि वहां पर जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक लोग हैं वो बड़े प्रभावशाली हैं, जबकि बड़े शहरों में उनका प्रभाव बहुत कम रह गया है और वहां की जनता पूरी स्वतंत्रता चाहती है। दूसरा कारण ये था कि इसके वजह से ईरान हो सकता है कि इजराइल पर और अरब देशों के ऊपर हमला कर दे, या अमेरिका के जो कैंप्स हैं या जो बेसेज हैं उनके ऊपर हमला कर दे और एक रीजनल वारफेयर स्टार्ट नहीं हो जाए। तो ये दूसरा कारण था। और राइट सर। तीसरा कारण मैं मानता हूं कि उस जो अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है कि इस तरह से वार करके वो एक क्वैगमायर में, एक दलदल में नहीं फंस जाए कहीं पे, क्योंकि दलदल में फंसने से फिर अमेरिका की क्षति जो है उसकी जो उसकी साख है उसको बहुत बड़ी क्षति लगेगी। और अगर वो फंस करके भी अगर खamenei को बाहर नहीं निकाल पाया और फेयर इनफ दूसरी सर। सरकार नहीं बिठा पाया तो अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा उससे। ठीक है सर, प्लीज स्टे विथ मी। जनरल साहब आप भी साथ रहिएगा, मिस्टर आप भी साथ रहिएगा। एक ग्राफिक जरा दर्शकों को बता दें कि ईरान पर हमला जो टला उसकी 4 अहम वजह क्या थी। जी हां, पहली वजह आपको बता रहे हैं, नेतन्याहू ने ट्रंप को हमला करने से मना किया, पहली वजह यह थी। दूसरी वजह, सऊदी अरब, कतर, अमेरिका, यूएई लगातार इस मसले का विरोध कर रहे थे और डर इसी बात का था। इसके अलावा अगली जो वजह थी, नेतन्याहू ने जब मना किया उसके बाद अमेरिका ने भी सोचा, अमेरिका अभी अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी वॉरशिप अभी मिडिल ईस्ट पहुंची नहीं थी, खाड़ी मुल्क में पहुंची नहीं थी। इजराइल ऑलरेडी कुछ महीने पहले ईरान के साथ वॉर में मुफ्तला था और वहां से फ्री होने के बाद अभी आयरन डोम ठीक से फिल नहीं है, मिसाइलों की खेप तैयार नहीं थी। इस वजह से शायद बहुत मुमकिन है कि इस वजह से दोनों ही मुल्कों ने वॉर में जाने से अपने आप को रोका और अपने हाथ पीछे खींचे। 2 प्रतिक्रियाएं हैं, जरा सुनिए, उसके बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जिन आंतरिक प्रदर्शनों के ऊपर अमेरिका को बहुत भरोसा था और ऐसा लग रहा था कि खामेनेई गवर्नमेंट इन प्रदर्शनों के सहारे गिराई जा सकती है, वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने यहाँ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से दबा दिया है। इसके अलावा इजराइल का यह आकलन है कि ईरान की जो मिसाइल ताकत है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है और किसी भी तरह के हमला करने पर
वो अपनी पूरी ताकत, मिसाइल क्षमता को इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट कर सकता है। और यही अंदेशा अमेरिका को भी है कि ये मिसाइल्स अल उदैद समेत तमाम मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के ऊपर लगातार दबाव बना करके रखेगा, लेकिन वर्तमान समय में जो वहाँ पर आंतरिक हालात हैं उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा, अमेरिका की एजेंसीज के द्वारा पूरी तरीके से एसेस किया जा रहा है। और ईरान के संदर्भ में जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं उनका क्या अप्रोच है उसको भी अमेरिका का प्रशासन एसेस कर रहा है। तो हमारे वॉर स्पेशल में एम्बेसडर गौरीशंकर मेरे साथ लगातार है, जनरल साहब भी मेरे साथ बने हुए, लेकिन ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मामला ढीला कैसे पड़ गया। ईरान हर महीने तकरीबन 50 खतरनाक मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। ईरान के पास फिलहाल अभी मौजूदा तकरीबन 3000 घातक बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकते हैं। ईरान की इन्हीं मिसाइलों में कुछ सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं जो चंद मिनट में ही निशाना बना सकती हैं टारगेट को। मिसाइल की रेंज करीब 1500 से 2000 किलोमीटर है। मैं ये एरियल डिस्टेंस आपको बता रहा हूं। 20,000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन इजराइल तक पहुंच सकती हैं। और अगर अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला करता है तो उसका अगला निशाना कौन होगा? मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क होंगे, कतर का बेस होगा। और इजराइल, नेतन्याहू ये बात जानते हैं कि जैसे ही अमेरिका ने इजराइल पर हमला किया, सीधा अटैक इजराइल पर होगा। और अभी भी ईरान खुन्नस खाए हुए है, क्योंकि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उनके न्यूक्लियर वेपन को सबसे ज्यादा तबाह अगर किसी ने किया, इजराइल ने किया। महीनों तक जंग चली और एक के बाद एक मिसाइलों का अटैक ईरान की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या अभी भी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? और यही दोनों मुल्कों को डरा। जनरल सिवाच मेरे साथ। सिवाच साहब, एक बात है कि आपका दुश्मन चाहे कितना भी कमजोर हो, लेकिन उसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो आप उस पर हेकड़ी नहीं दिखा सकते। ईरान की स्थिति करो या मरो वाली है, आपको पता है। इजराइल अमेरिका को अगर मारना है तो वो कम से कम आखिरी सांस तक लड़ेगा और न्यूक्लियर वेपन चलाने में तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतेगा। यही डर है दोनों मुल्कों को सर? हाँ, कहीं वो भी लगता है। देखो, ये मुझे थोड़ा टाइम देना, 3-4 sir. पॉइंट हैं, ये सच्चाई जो रिपीट हो गए वो नहीं बोल रहे हम। हाँ, sir. एक बात ये भी है, जो पिछली बार हमला किया था अमेरिका ने, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ईरान के, वहां जहाँ 60% इनरिच कर दिया उन्होंने, उसको वो उठा के उन्होंने कहीं और ले गए थे। और ऐसा लगता है, ये भी लगा है कि कहीं ना कहीं उसको 60% से उसने अभी इनरिच कर दिया है वेपन ग्रेड में, और हो सकता है उनके पास न्यूक्लियर हथियार हो गया है, जिसको रूस और चीन ने भी मदद की है। ये भी एक डर है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अमेरिका हमला कर भी दे तो वहां रजीम चेंज नहीं होगी जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। और बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका नहीं चाहता। वो चाहता है कि CIA, मोसाद जो है वो इस प्रकार से प्रोटेस्ट कराएं कि लोग वहां पर तख्ता बदल दें। ऐसा होना ईरान में मुश्किल है। वो तभी हो सकता है जब IRGC के अंदर कूद पड़ती है, क्योंकि IRGC कंट्रोल करती है ईरान को। 60% जो उसका इकोनॉमी वो भी IRGC के पास है। IRGC बहुत नजदीक है अयतुल्लाह अल खमैनी को। अगर उसमें डिफेक्शन होती है तभी ये रजीम गिरेगी। ये रजीम नहीं गिरेगी, बल्कि उल्टा असर हो सकता है। अगर आप उसके ऊपर हमला करते तो हो सकता है ईरान दोबारा इकट्ठा हो जाए। तो ये जो कई चीजें हैं कि, और ये सच्चाई है कि जो मिडिल ईस्ट की जो दूसरी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्री, वो सब वार्न करी अमेरिका को, ये लड़ाई हमारे ऊपर आएगी और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और वहां पर एक और, या तो सेंट्रल कमांड जो है US का, वो भी कतार के अंदर है, उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। इजराइल को डर है कि उसके ऊपर पलटवार होगा। और सच्चाई यह है कि आपने बड़ा सही बताया, न्यूक्लियर हथियार भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसा लगता है अमेरिका क्या चाहेगा कि अयतुल्लाह अल खमैनी इतने कमजोर हो जाएं कि आने वाले समय में वो उसकी बात माने जो अमेरिका चाहता है। अगर उसने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया तो वो न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। ये भी मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजी है। ऐसी स्ट्रेटेजी बदलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला, अभी वो ऑप्शन है ही नहीं अटैक करने की, क्योंकि इब्राहिम लिंकन अभी तक नहीं आया। उसको भी कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। फेयर इनफ सर, पॉइंट टेकन। एम्बेसडर, आपने भी खाड़ी देशों में काम किया और आप वहां की पॉलिटिक्स को और जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज को समझते हैं। क्या अब कम्युनिकेशन का रास्ता बचा हुआ है? क्या डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन इस चीज को बेहतर कर सकता है? क्योंकि अमेरिका बहुत चालाक मुल्क है। ट्रंप क्या करेंगे, उनका अगला स्टेप क्या होगा, कोई नहीं जानता। आपको याद होगा B-2 बम्बार्डियर गिराने से पहले, उसके हमले से पहले 7 दिन का वक्त मिला था बातचीत के लिए, लेकिन अगले ही दिन अमेरिका ने हमला किया और उनके न्यूक्लियर जो असेंबलीज थी, जो उनकी फैसिलिटीज थी, वहां पर हमला हुआ। एम्बेसडर साहब,
ये बिल्कुल सच्चाई है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। राइट सर। वो कब किस समय क्या कर दें किसी को पता नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे और हो सकता है 2 घंटे बाद वहां पे कोई एक्शन ले लिया जाए। राइट सर। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े समझदार आदमी हैं और वो इस दलदल में अपने आप को नहीं फंसाना चाहते। क्योंकि अगर उनको क्लियर लगे कि वो खमनाई को उठाकर अपनी जो पसंद की सरकार है वो वहां पे बिठा देंगे तो वो एक्शन नहीं। लेंगे। लेकिन अगर ये संभव नहीं है उनके लिए तो फिर वो एक्शन लेकर के अपनी साख को नहीं गिराना चाहेंगे। और अभी बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि वहां पे कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप पनपी नहीं है ईरान के अंदर जिसको वहां की सत्ता सौंपी जा सके। और इसके अलावा जो वहाँ के रूरल एरियाज हैं उनके अंदर खमनाई का बेस बड़ा स्ट्रोंग बताया जाता है। मेरे एक कलीग हैं जो ईरान को काफ़ी विजिट करते रहते हैं, हर 2-3 महीने में एक बार जाते हैं। उन्होंने कहा कि रूरल एरियाज के अंदर खमनाई का बेस बड़ा स्ट्रोंग है और ये जो आपके गार्ड्स जो हैं स्पेशल राइट सर। उनका भी काफ़ी वहाँ पे दबदबा है। तो इतना इजी तख्ता पलट संभव नहीं है वहां पे। और अगर तख्ता पलट की कोशिश वार से की जाएगी तो नेचुरली एक रीजनल वार आएगा। उसके अंदर सबसे पहले अटैक होगा बेहतर है सर। बहरीन के ऊपर जहां पे नेवल बेस है फेयर अमेरिका इनफ का। सर। और यही बात जनरल साहब भी कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है अमित कि आप वहां पे वॉर करें और वहां पर जीत हासिल करें। लेकिन समझिए ये वॉर कैसे रुका है, मुस्लिम राष्ट्रों का कितना अहम इसमें किरदार रहा है। मैं बताऊं, सऊदी अरब पहला ऐसा मुल्क था जिसने एस्केलेशन रोकने में सबसे ज्यादा मध्यस्थता की। कतर वो इलाका जहां पर अमेरिकन ट्रूप्स हैं, कतर ने बहुत कोशिश की। ओमान एक और मुल्क है, ओमान ने भी बातचीत के लिए मीडिएशन किया था और इसी वजह से शायद इजराइल और अमेरिका अभी भी ईरान पर हमला नहीं कर पा रहे। यूएई एक बहुत अहम एलाई है अमेरिका का, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते वैसे ही हैं जैसे कि भारत और इजराइल के हैं, अमेरिका और इजराइल के। और इसीलिए इन तमाम मुस्लिम राष्ट्रों ने मिलकर यह बातचीत की कि भाई ईरान में अगर हमला हुआ, वहां पर एस्केलेशन हुआ, तो जो पूरा वो खित्ता है, पूरा जो पोर्शन है, वहां पर अनरेस्ट होगा। जितनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वहां पर उनको नुकसान होगा और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। और ये देश नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर दो राष्ट्र युद्ध में मुफ्तला होते हैं, शामिल होते हैं, तो उनके पड़ोसियों को भी उतना ही माकूल नुकसान होता है। जी हां, कतर, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये 4 ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने मीडिएशन के जरिए लगातार व्हाइट हाउस से बातचीत कर रहे थे, जिसके बाद बहुत मुमकिन है, हालांकि बहुत हाइपोथेटिकल भी कहा जा सकता है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि इसकी वजह से जंग रुकी। मेजर साहब, जनरल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं चाहते हैं कि ईरान में एस्केलेशन हो, क्योंकि अगर ईरान में हमला होता है, ईरान में एस्केलेशन होता है, तो जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी बहुत इफेक्ट होगा उनको। शायद इसीलिए मीडिएशन ये किया गया कि वहां जंग रुकी रहे ताकि हम भी महफूज रहें। सिवात साहब। बिल्कुल, ये तो सच्चाई अमित, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसकी आग तो लगेगी। राइट ईरान सर। चुप रहने वाला नहीं है, ईरान तो पलटवार करेगा। और इन सभी बेसिस में जो कि हैं, ये कतार में भी, ओमान में, जॉर्डन में, बहरान में, सऊदी में, यूएई में, वो राइट सर। फायर करेगा। और इसमें इनको नुकसान होने का डर है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये समझना चाहिए कि इजराइल खुद वल्नरेबल है, इजराइल नहीं चाहता कि ये लड़ाई हो। और तीसरा यह है कि अगर आप हमला कर भी लो तो रिजीम चेंज नहीं होगी जब तक आप बूट्स इन ग्राउंड नहीं करेंगे। और राइट चौथा, इब्राहिम लिंकन अभी तक आई नहीं है। और पांचवा राइट सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर इज द ऑल्टरनेटिव। आपने लीबिया और इराक बना दोगे इसको दोबारा, तो अमेरिका ने सोच विचार करके कहा है कि हो सकता है ये ऑप्शन ठीक नहीं है कि हमला करे। हाँ, ये मैं मानता हूं डोनाल्ड ट्रंप की एक ही प्रिडिक्टेबल ये है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, मगर वो भी सोच समझ के करेंगे, क्योंकि ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखेड़ा है और वो आग लगा देगा पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर और इजराइल के अंदर, क्योंकि वो एयर पावर उसकी स्ट्रांग नहीं है। पर जो मिसाइल्स हैं वो बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें वो भी पिटर आउट हो गया है, वो उसमें कमी आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो मोसाद और जो CIA इन्फिल्ट्रेट की थी, उन्होंने भी यही अभी अगवा किया है अमेरिका को कि जो हम सोच रहे तो वैसा शायद ना हो। अभी समय नहीं है, हो सकता है अमेरिका हमला बिल्कुल ना करे, ये भी हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि वो चाहेंगे
ये अयातोल्ला अल खमैनी की रजीम कमजोर हो, अमेरिका के कहने को सुने, अगर उसने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया तो कोई ट्रीटी साइन करे, आने वाले समय में न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। ठीक है जनरल साहब। मिस्टर साहब, एक बात ये भी है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर आखिर कितने दिन तक काम करेगा? ये जो मुस्लिम राष्ट्र हैं ये लगातार कम्युनिकेशन में है व्हाइट हाउस के साथ, इजराइल के साथ, लेकिन ये डिप्लोमेटिक प्रेशर कब तक अमेरिका को रोक पाएगा, या इनका डिप्लोमेटिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि ईरान बच जाएगा और अमेरिका इजराइल जैसे मुल्क वहां पर अटैक नहीं करेंगे? आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? अमित जी, ये डिप्लोमेटिक प्रेशर की कम बात है और अमेरिका के खुद के राष्ट्र के हित की अलग बात है। राइट सर। ये अमेरिका के हित में नहीं है कि वो इस दलदल में जाके फंसे, राइट सर। क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि सरकार उनकी पसंद की बनेगी या नहीं बनेगी, और उसको हम सरकार को हटा के अपनी पसंद की सरकार बना दें, तब तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प इमीडिएटली एक्शन ले लेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या है कि कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप है नहीं वहां पर। और दूसरी चीज ये है कि 20-30% पॉपुलेशन जो है वो खोमनाई के बिल्कुल पीछे सपोर्ट कर रही है। शहरों को छोड़ दीजिए, गांवों में बहुत सपोर्ट कर रही है। और तीसरी चीज, जो गल्फ के कंट्रीज हैं उनमें यह भी डर है कि वहां पर भी इस तरह की एंटी गवर्नमेंट कैंपेन चालू नहीं हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी गल्फ कंट्रीज में ऑथोरिटेरियन रेजिम्स हैं और वहां पे शिया मुस्लिम्स भी हैं, पर्टिकुलरली बहरीन में शिया मेजोरिटी है। तो वहां हो सकता है कि ईरान की सहयोग से वहां पर वहां के रूलर के अगेंस्ट में कोई कैंपेन चालू हो जाए। तो इस तरह की संभावनाएं भी नजर आती हैं। इसलिए ये सब लोग चाहते हैं कि ये युद्ध टले और किसी तरह से शांतिपूर्वक प्रयासों से ही रेजिम अपना जो तेवर है Right, sir. उसको थोड़ा नरम करे, Right, और sir. थोड़ी सी जो रिप्रेसिव नीति है उनकी उसको थोड़ा कम करे। ठीक है, फेयर इनफ। जनरल साहब, एक बहुत अहम बात यह भी है कि अगर आप अभी तुरंत आप जंग से निकलें, चाहे वो इंडिया की बात है, आप एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के ले लीजिए, ईरान और इजराइल के बीच जंग बहुत लंबी चली और एयर डिफेंस सिस्टम दोनों ने अपना इस्तेमाल किया। आयरन डोम की स्थिति क्या थी, बहुत सारे मिस भी हुए, इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा, बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो देखा जाए तो जो सामरिक तौर पर भी अभी तक इजराइल पूरा मुकम्मल नहीं। मैं सर आपके पास पहुंचता हूं। इस बीच कई दिनों से ईरान चल रहा है, जनता सड़कों पर है, आगजनी तोड़फोड़, ईरान फौज से प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत और झड़पें हो रही हैं। इन सब के बीच पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई शनिवार को पब्लिक अपीयरेंस हुई, जनता के सामने आए। ईद अल मदद के मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान खामनेई ने निशाने पर अमेरिका को लिया और साथ ही साथ समझिए कि किस तरह से उन्होंने ट्रंप के बारे में कहा कि ट्रंप सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, वो ईरान को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। जी हां, जहां तक आपको समझ में आ रहा है कि ईरान अब करो या मरो की स्थिति में है। और सुप्रीम लीडर खामनेई जब पब्लिक अपीयरेंस हुई, जब वो पब्लिक के सामने आए, तो उन्होंने कहा कि हम अलग अलग शहरों से आए लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये बात समझाने की पूरी कोशिश की कि किस तरह से अमेरिका सिर्फ इंटरनेशनली ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है, ईरान की आर्मी दुनिया के लिए खतरा है, वहां का जो सिविल वॉर चल रहा है वो दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जनता जानती है, समझती है और बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को हम देख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ दो गेस्ट भी बने हुए हैं। जनरल सिवाच मेरे साथ हैं, साथ ही साथ मेरे साथ एम्बेसडर गौरीशंकर साहब हैं। उनसे भी ये समझने की जरूरत है, सर खामनेई वापस तो आए हैं, लेकिन ये अपीयरेंस शायद पहले हो जाना चाहिए था। ये अपीयरेंस अगर पहले हो गया होता तो शायद मुझे लगता है कि एक मैसेज जाता, लेकिन खामनेई के तेवर से सर लग रहा है कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं। जनरल साहब, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अमित बैक चैनल डिप्लोमेसी भी काम कर रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, क्योंकि अमेरिका ने भी सब पहलू देख लिए हैं कि अगर हमला हुआ, रजीम चेंज नहीं होगी, क्योस कन्फ्यूजन होगा, कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। और इनका मकसद है कि प्रेजेंट रजीम को कमजोर करना, और कहीं ना कहीं अगर इन्होंने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया तो एक प्रकार न्यूक्लियर डील साइन कराना। और मुझे लगता है कि उसी तरफ अयातोल्ला अल खमैनी अब पब्लिक के सामने आए, वो एक बहुत आसान टारगेट बन सकते हैं अमेरिका का। नहीं तो उसकी वेयर अबाउट्स नहीं पता लगती। इस्माइल हानिया को कैसे मारा था ईरान के अंदर अमेरिकन। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से जो सोचा गया था उसमें काफी बदलाव आया है। जो स्थिति है इंटरनल, उसमें भी फर्क आ गया है, प्रोटेस्ट भी कमजोर पड़े हैं। IRGC बहुत अभी भी अयातोल्ला अल खमैनी के साथ खड़ी है, उसका बिजनेस ट्रेड के साथ संबंध है और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है
रूरल एरिया में, और वो आज आयतुल्लाह अल खमैनी के साथ खड़ी हुई। और ये सच्चाई है कि जो आपके दूसरे नेशन थे, अरब नेशन थे, इन्होंने क्यों बोला है, उनको ये पता है कि ये लड़ाई अगर होगी ईरान के साथ तो ये जंग जो है रीजनल रहेगी, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। 70% वर्ल्ड का जो एनर्जी है वो यहाँ से आता है, और सारे के सारे रेट्स काफी बढ़ जाएंगे। तो ये एक प्रकार से अनसर्टेनिटी का माहौल आएगा मिडिल ईस्ट में। इजराइल लगता है कि वो कहता है कि जो हम गाजा पट्टी के अंदर जी हमास को सॉर्ट आउट करने हैं वो भी नहीं हो पाएगा, वो जी डिसआर्म होने हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। जी और नुकसान ये है कि उसका आयरन डोम सिस्टम जो हाइपरसोनिक मिसाइल अल फतह को नहीं रोक पाएगा। आज उसको भी लगता है कि जिस प्रकार से पिछली बार भी हमले काफी सटीक रहे थे, कुछ एक मिसाइलें पेनिट्रेट कर गई थी जी इजराइल के अंदर, अब की बार और भी होंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सिचुएशन में अमेरिका ने देखा कुछ खास मिलेगा नहीं, मगर वही बात है दलदल में फंसना। जैसे आज रूस यूक्रेन की दलदल में फंसा हुआ है, तो अमेरिका भी ऐसी, और उसको पता है इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, पनामा में क्या हुआ। आपको रजीम चेंज कराने के चक्कर में चले तो गए, होता नहीं। और वहां तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड गए थे, यहाँ तो बूट्स ऑन ग्राउंड जाए राइट नहीं सर। रहे। जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे कोई रजीम चेंज नहीं हो सकती, बल्कि इकट्ठा हो जाएगा ईरान वर्सेस अमेरिका, ईरान वर्सेस इजराइल, और जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी घबराया हुआ है। मुझे लगता है ओवरऑल सिचुएशन ऐसी लगती है शायद टला ही नहीं है, ये बिल्कुल ही टला है। और ऐसे में अमेरिका प्लस एंड माइनस वे करेगा, तो उसको लगता है कि ईरान वेनेजुला नहीं है, ईरान पलटवार करेगा, और उससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता फेयर है। इनफ सर। अमित, ठीक है अम्बेसडर साहब, एक बात समझने की है, अगर तालिबान जैसा आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल रिजीम को फॉलो कर रहा है, इंटरनेशनल डायलॉग को फॉलो कर रहा है, जो कभी आतंकवादी कहे जाते थे अब वो दुनिया के मुल्कों में बतौर मंत्री, बतौर फॉरेन मिनिस्टर कम्युनिकेशन करें, डिप्लोमेटिक जो उनकी समझ है वो बढ़ रही है, तो क्या खुमैनी साहब, खमनी साहब, क्या ये ऐसा नहीं कर सकते कि अपने लोगों को वहाँ पर भेजें, बातचीत हो, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ करें ताकि सैंक्शंस जो पाबंदियाँ हैं वो हट जाएं? बातचीत से चीज़ें निकल सकती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अड़े हुए हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग मर रहे हैं, देश तबाह हो रहा है। सर देखिए, मेरे को नहीं लगता कि खोमेनाई अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। राइट सर। बैक चैनल डायलॉग जरूर चल रहा है, लेकिन इनकी पोजीशन इतनी हार्डन हो चुकी है, पर्टिकुलरली जब अमेरिका के अटैक जब हुए थे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, जी उसके बाद से इनकी पोजीशन बहुत हार्डन हो चुकी है। राइट सर। अभी आपने देखा, अभी कल जो इन्होंने अपना स्पीच दिया उसमें अमेरिका को पूरी तरह से ब्लेम किया है इन दंगों के लिए, इन डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए। तो ये पोजीशन मेरे को नहीं लगता इनके रहते हुए, लेकिन अगर ये 86 ईयर्स के ओल्ड हैं और इनका जाना निश्चित है, हो सकता है ये 1-2 वर्ष में ये चले जाएंगे। उसके बाद जब नया रेजिम आएगा, वो हो सकता है अमेरिका के साथ रिकॉन्सिलिएशन करे और किसी तरह का एग्रीमेंट बना ले। लेकिन मैं तो मानता हूं कि जब तक खोमेनाई पावर में है, ये एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। चाहे खोमेनाई को अपने देश में बर्बादी क्यों नहीं देखनी पड़े, वो बिल्कुल अडेमेंट हैं, वो नहीं करेंगे ऐसा कुछ। और आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सिचुएशन ईरान की अभी बहुत खराब होती चली जाएगी अगले कुछ दिनों में, क्योंकि ऑलरेडी उनके सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो चुके हैं। उनके पास अभी इंटरनेट को उन्होंने बैन किया हुआ है। तो जो आजकल तो सारे डील्स आप जानते हैं सारे ऑनलाइन होते हैं, इंटरनेट पे होते हैं। तो आयात और निर्यात बंद होने से उनका जो ट्रेड है वो खत्म होगा, और जो असेंशियल आइटम जो है जो लोगों को मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन की रेट और बढ़ेगी, और आप देखना अगले 3-4 महीनों में इकोनॉमिक हार्डशिप लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और फिर से ये वापस से कुछ ना किसी न किसी रूप में दंगे आएंगे। ये दंगे खत्म नहीं हुए हैं। ये दोनों चीजें, इकोनॉमिक हार्डशिप और जो रिप्रेसिव टेंडेंसीज है ना रेजिम की, वो दोनों अभी प्लेस में है। अभी मेरे को पता लगा है कि ये चप्पे चप्पे के ऊपर इन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को डिप्लॉय किया हुआ है अभी, राइट इसलिए ये सर। सब रुके हुए हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये वापस दंगे आएंगे और रेजिम को बदलना होगा, ये रेजिम जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है जनरल साहब, एक बात और भी है कि अभी इजराइल तैयार नहीं है, अमेरिका भी थोड़ा सा डगमग हो रहा है डिसीजन लेने में, लेकिन अगर कल को आयरन डोम फैसिलिटीज फिल हो जाती हैं, वहाँ पर वो सामरिक रूप से फिर से उतने ही प्रिपेयर हो जाते हैं, अमेरिका का जो वॉरशिप है वो भी पहुँच जाता है खाड़ी देश में, तो क्या आपको लगता है कि जब ये दोनों राष्ट्र
पूरा मुकम्मल तैयारी कर लेंगे तो क्या फिर चांसेस होंगे, क्योंकि खामनेई सत्ता छोड़ने वाले नहीं है और उनको जबरन घसीट कर कुर्सी से हटाना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि खामनेई के बाद आखिर अगला लीडर कौन होगा, क्योंकि वहां पर कोई चेहरा दिखने में पहलवी साहब को तो अमेरिका को